Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं। विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पहले नील विद्रोह, फिर किसान विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह? हुआ क्या था ऐसा उस टाइम में कि इतने विद्रोह की जरूरत पड़ गई? और अब नील विद्रोह के बाद ऐसा कौन सा विद्रोह है जो कि हमारे देश में होना था, जो अंग्रेजों को फेस करना था? आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जब जनता बगावत करती है। बगावत तो करेंगे अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, उसके हक के खिलाफ उसका तुम शोषण कर रहे हो, उनकी चीज़ों को ज़बरदस्ती तुम हथिया रहे हो, तुम उनके हक उनको नहीं दे रहे हो, एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद तो बगावत लाजमी है ही है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नील विद्रोह के बारे में, जो कि हमारा 4th चैप्टर था NCERT का। और अब देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 हमें क्या बताता है। सो गाइज, ये वाले चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना। ये 2 और 3 पार्ट्स में हमारे चैप्टर कवर होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की महान क्रांति हमारे भारतीय इतिहास का वो हिस्सा है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ सके कि हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे आज़ादी के लिए क्या क्या किया है। आज जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, आराम से हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कहीं भी इधर उधर आ जा रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल हमारी है, किस वजह से है और किन लोगों की वजह से है? ऐसा क्या क्या हुआ था उस टाइम हमारे देशवासियों को जो फेस करना पड़ा था, और उसका ही परिणाम आज है कि हम इतनी अच्छी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि बगावत क्यों हुई थी, ऐसे क्या क्या रीज़न्स थे बगावत होने के कि हमारे जो इंडिया, जो शांति प्रिय देश कहलाता है, उसे बगावत करने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा किस हद तक शोषण हमारे देश का किया जा चुका था, आइए देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, मुझे अब तक पूरा विश्वास है कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार आए हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बने हुए हैं उन्होंने ये वीडियो लाइक और शेयर भी कर दी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ था कि हमें बगावत करने की ज़रूरत पड़ गई। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उसके प्रभावों का क्या क्या था, हिसाब से चल रहा क्या सिस्टम था, किस तरह से लोग परेशान थे। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर असर पड़े। ठीक है, तो ऐसी कुछ नीतियाँ आई जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावना भी आहत हो रही थी, जैसे कि नवाबों की छिनती सत्ता। अब कोई इंसान पावर में बैठा है, आप उसकी ताकत छीन लोगे, उसके जितने भी हक है, उसका सत्ता, उसके सम्मान, सब कुछ छीन लोगे, तो वो क्या बर्दाश्त करेगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनी जाने लगी थी। ये सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। स्थानीय शासकों की, मतलब जो लोग थे वो लोकल लेवल पे काम कर रहे थे ना, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी, अपने राज्य को चलाने की स्वतंत्रता उनकी छीनी जा रही थी। और ये सेनाओं को भंग कर दिया गया ताकि वो रिवॉल्व ना कर सके, वो अंग्रेज़ों का विद्रोह ना कर सके। और किसी भी राज्य को चलाने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी सोर्स होता है वो होता है उसका राजस्व, उसका इनकम टैक्स। ठीक है, उसकी वसूली का हक भी छीन लिया, और भी जो इम्पोर्टेंट हक थे वो भी सारे छीने जा रहे थे। और स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हमारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी कोशिश की थी कंपनी के साथ बातचीत करने की
कि पति की मृत्यु के बाद उनका गोद लिया हुआ बेटा उसको पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी के साथ बातचीत करने की कोशिश की। कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो भी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र अपनी श्रेष्ठता और सैन्य ताकत के नशे में चोर कंपनी इन निवेदनों को ठुकरा चुकी थी। और अब देखिए कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आगे जाके 1857 की महान क्रांति का मेन रीजन्स में से एक बनता है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। रीज़न क्या बताया गया? रीज़न ये दिया गया कि अवध का शासन अवध के नवाब सही से नहीं चला पा रहे, तो शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश का प्रभुत्व ज़रूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। उसके लिए उसने क्या किया कि सिक्कों पर से जो मुगल बादशाह के नाम ही हटाने शुरू कर दिए। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने भी ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और किसी और कोने में बसा दिया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर इम्पोर्टेंट पॉइंट आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनके बाद जितने भी उनके वंशज आएंगे उनको किसी को भी बादशाह का हक नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ राजकुमार की पदवी मिलेगी। ठीक है, ये जो था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, प्रशासनिक लेवल का, कि राजाओं महाराजाओं का क्या असर था या फिर उन पे क्या असर पड़ रहा था। अब देखते हैं कि आम जनता क्या कहना चाह रही थी या फिर आम जनता के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश इस विद्रोह में शामिल हो गया। किसान और सिपाही, गांवों में किसान और जमींदार करो भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन उनको अपना टैक्स पे करने के लिए ज़मीन भी बेचनी पड़ रही थी। अब आप ही देखिए, ज़मीन सबसे वही एक तो ऐसा सोर्स है जिससे आप जिंदा रह सकते हो। ज़मीन पे खेती हो, उस खेती से जो भी आपको फसल मिलेगी उस फसल को बेच के आप अपनी रोज़मर्रा चलाओगे या फिर अपने जीवन यापन करोगे। ज़मीन ही बेच दी, अब आपके पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए, तो असंतोष तो हो गई ना। तो ऐसे ही होने लगा कि किसानों और ज़मींदारों पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया, जिसको वो पे करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे। और कंपनी के और जो हमने वाला रीज़न पढ़ा ये तो था किसानों के लेवल का। अब हम देखते हैं कि सिपाहियों पे इसका क्या असर था या फिर ऐसा क्या रीज़न था कि सिपाही भी इसमें इन्वॉल्व थे। दरअसल कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी ही अलग वजह थी। वेतन भत्ते और सेवा शर्त तो थी ही थी, बट उसके साथ वो लोग है ना धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर रहे थे। क्योंकि उस टाइम है ना उन्होंने एक नियम चला दिया कि युद्ध करने के लिए समुद्र पार करना पड़ेगा, और बहुत सारे धर्मों में समुद्र पार करने की इजाज़त नहीं थी। वो लोग मानते थे कि यदि उन्होंने समुद्र यात्रा कर ली तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। और 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से फाइट करने के लिए बर्मा कि आज के म्यांमार में लड़ने के लिए अंग्रेज़ों की साइड से जब भेजना था और बोला गया कि ये समुद्र के द्वारा जाना पड़ेगा, तो सिपाहियों ने मना कर दिया। उनको ज़मीन के रास्ते जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी समुद्र के रास्ते जाने से। जब मना किया तो सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दे दी। और अभी ये वाला मैटर ख़त्म हुआ था नहीं। 1856 में कंपनी ने
एक नया कानून बना दिया कि अगर कोई अंग्रेज़ों के साइड से, अंग्रेज़ों की सेना में या फिर कंपनी की सेना में नौकरी करे तो उसको समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा रीज़न, सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो सिपाही एज अ मतलब सोल्जर ज्वाइन किए थे, सिपाही लगे थे, भर्ती किए गए थे सिपाही, वो दरअसल खुद भी एक किसान थे, और वो लोग परिवार अपने गाँवों में छोड़कर आए थे। लिहाजा जो किसानों में गुस्सा था वो जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तो वो ही करने के लिए सती प्रथा और विधवा विवाह को बढ़ावा दे दिया। वैसे पर्सनली अगर देखा गया तो ये दोनों सुधार तो देखो कुछ तो ठीक किया, क्योंकि तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि किसी भी इंसान की मर्ज़ी के खिलाफ़ आप उसको मरने के लिए कहे, वो भी इस वजह से क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने की, तो अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए, पर उस टाइम के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी बट एक तरफ जहाँ बहुत अच्छे सुधार किए जाने वाले थे अंग्रेज़ों के द्वारा, जैसे सती प्रथा को रोकना और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पे कुछ वो लोग गलत भी कर रहे थे। क्या कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने को दिया। मिशनरी का मतलब होता है जो धर्म का प्रचार करते हैं, ठीक है, इनको खुलकर काम करने दिया, और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। अब आप एक बात बताइए कि अगर लैंड किसी और की है, कब्ज़ा किसी और का है, तो वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, और वो भी किस लिए कि धर्म प्रचार के लिए, जिसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं। उसी चीज़ का अगर आप स्पॉइल करोगे, उसे ही नष्ट करने की कोशिश करोगे, तो बगावत तो होगी ही होगी। इवन क्या किया गया कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। इस वाले कानून में क्या था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। और इस वाली बात से काफ़ी इंडियंस को बिलीव हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न था बगावत का। और दूसरी तरफ कुछ समाज सुधारक भी थे जो सुधारकों और उनके आंदोलन को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जनता की नज़र से कि जनता, उस टाइम के लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। इसका पता हमें लगता है हमारे सोर्सेस। पहली सोर्स हमें क्या बताती है, 84 नियमों की सूची, मतलब कि अंग्रेज़ों ने ऐसे कुछ नियम बना दिए थे जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि हमारे देश के साथ या फिर हमारे देश के लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो यहाँ पे ये वाली सोर्स दी गई है, ये सोर्स लिखी गई है विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में जा रहे थे किसी यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये वृत्तांत उन्होंने लिखा है माझा प्रवास में, ठीक है। तो विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में यज्ञ आयोजन के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो थे ब्राह्मण, ठीक। तो विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हो गई, कुछ इंडियन सोल्जर्स से हो गई। तो वो उन्हीं को बोलते हैं कि भाई वापस लौट जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ कुछ हो जाएगा। और वो कुछ दिन भी कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन थे, कि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। और सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार यहाँ पर वर्णित किया गया है। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया।
और सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और अंग्रेज़ों को उन्होंने घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट तो गए और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। सोर्स विष्णु भट्ट गोडसे, माझा प्रवास। और हमारी सेकंड सोर्स हमें क्या बताती है, उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। 48 साल अंग्रेजी सेना में नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद करने में हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। तो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में, पॉइंट टू बी नोटेड, अवधी भाषा यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक का नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। भर तो जाना ही था, क्योंकि एक फालतू का एक बहुत ही बेकार रीज़न दिया गया था कि अवध की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही है, उसको चलाने के लिए ब्रिटिश शासन ज़रूरी है। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, तो एक अविश्वास उन लोगों के दिल में भर गया। तो वे सरकार के खिलाफ साजिशें करने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। इवन मतलब उन लोगों का ऐसा था कि किसी भी तरह से ये बगावत होनी ही चाहिए, चाहे सच से हो, चाहे झूठ से हो, चाहे किसी भी तरह से हो। और यहीं तक ही मैटर ख़त्म नहीं हुआ। इसी टाइम ऐसा हो रहा था कि हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल करने के तरीके बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया और इसी के दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। जहां हम सबको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, वहीं सुअर मुसलमान भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो उसने बोला कि आपने अभी सोर्स में देखा ना कि सोर्स में ये लिखा हुआ था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म खराब करने में, धर्म से हटाने में आमदा है, ठीक है। तो हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। उत्तेजना इन द सेंस सबको गुस्सा आने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने कभी उनके मजहब को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अविश्वास से भरे थे। तो स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। दरअसल उस कारतूस में ऐसा था कि उसको आपको ना मुंह में डाल के तब जाके उसको काटना, मतलब खींचना होता था। तो अगर गाय की चर्बी लगा कारतूस हिंदू मुंह में डालेगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर सुअर की चर्बी लगा कारतूस मुसलमान मुंह में डालेगा तो उसकी धर्म की हानि होगी। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचारी जो उन्हें भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने उनके घर जाने की हिदायत दी, मतलब एडवाइस दी। किसको? सीताराम पांडे को।
और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में एज़ पर प्रॉमिस शाम को 6 बजे। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो meet you in next video. Thank you.